स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि कभी भी कोई चीज सीखने में जो दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको हम किस तरीके से देखते हैं, सीखते हैं और टीचर्स को, फ्यूचर टीचर्स को बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में जानना क्यों जरूरी है, उन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है, उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लर्निंग के 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, जो है कि साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन। तो यहाँ पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो सिंस ये लर्निंग के डोमेन है ना, कि हम सीख रहे हैं इनसे, तो अगर इनमें कोई भी दिक्कत होगी तो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट उस पे किस पे जाएगा, लर्निंग पे जाएगा। तो वही इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जब इन तीनों में से किसी पे भी इफेक्ट पड़ता है या तीनों में कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लर्निंग बाधित होती है, अधिगम बाधित होता है, तो प्रॉब्लम अराइजेज होती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो कुछ कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिससे सीटेट में सबसे ज्यादा सवाल देखने के लिए मिला है। और इनफैक्ट लगभग हर एक टेट में, जो भी स्टेट टेट है, सुपर टेट है या जितने भी टेट हैं, उन सब में आपको लर्निंग डिसेबिलिटी से सवाल बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। तो ये एक स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आपको कुछ और याद ना भी रहा, लेकिन अगर ये सारी चीजें याद हैं तो कहीं ना कहीं आप सवाल का जवाब निकाल ही लेते हो। तो कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्टोपिया, डिसमॉर्फिया, डिस्फेजिया, डिस्पेरेक्सिया, एडीएचडी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि ये क्या होता है। दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कभी कभी इसका ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए फिर शुरू करते हैं डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया एक न्यूरोबायोलॉजिकल लैंग्वेज बेस्ड जेनेटिक डिजीज है जो कि कॉमनली 1 in 5 चाइल्ड हम देख सकते हैं, ये होता ही है। यहाँ पर प्रॉब्लम होता है रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि आप रीड ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि विजन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम विजन के साथ नहीं है, ध्यान में रखिएगा। रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कभी कभी लिख नहीं पाना और प्रॉपरली बोल नहीं पाना, ये सब भी होता है बिकॉज हम उसको ढंग से रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो जब रीड नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम बना भी नहीं पाएंगे। यानी हैंड राइटिंग जब हम लिख रहे हैं तो हम बना नहीं पाएंगे, और जब हम बोल रहे हैं उस समय बोलने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिसलेक्सिया इज बेसिकली रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आमतौर पर हमें देखने मिल जाता है बच्चों में। देन नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसको याद रखने का एक तरीका है कि देखो ग्राफ यहाँ पे है, ठीक है, तो ग्राफ मतलब क्या करते हैं, हम हाथ से ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हाथ से ही लिखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो लिखने से रिलेटेड है। तो आपके फाइन मोटर स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंसंट्रेशन और क्लासरूम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अब देखो क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पे बात क्यों की है, क्योंकि उन बच्चों को जिनको डिस्ग्राफिया है उनको थोड़ा ज्यादा समय चाहिए लिखने के लिए। तो जब आप बोर्ड पे लिख रहे हो तो मेक श्योर कि एक पेडागोजिकल टूल है कि जो हमारा बोर्ड है इसके 2 पार्ट करो, ठीक है, इस पार्ट पे लिखो, इस पार्ट पे फिर लिखो। तो जब आप इस पार्ट पे लिखते हो उसके बाद इस पार्ट पे लिखते हो, तो बच्चे को एक एम्पल टाइम मिल जाता है इस पार्ट को बहुत अच्छे से देख करके कॉपी करने का। और रब करते वक्त कभी भी ऊपर से रब करना शुरू करो, ताकि जो बच्चे नीचे अभी पॉइंटर्स में है लिख रहे हैं, जो स्लो लिख रहे हैं, या फिर जो चिल्ड्रन हैं जिनको डिस्ग्राफिया है तो वो धीरे लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि रिक्वायर्स एक्स्ट्रा टाइम व्हेन राइटिंग, तो उन बच्चों को अच्छा खासा समय मिल जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पेडागोजिकल टेक्निक है जब, या क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक है जो हम अपने क्लास में यूज करने वाले होते हैं और करना भी चाहिए। एक टीचर को इफेक्टिव टीचिंग के लिए इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बोर्ड को किस तरीके से यूज कर रहा है। बिकॉज बोर्ड जो है, जो क्लासरूम में बोर्ड है हमारा, दैट इज द फर्स्ट और प्राइमरी टीचिंग एड। वो सबसे बड़ा टीचिंग एड है जो आपके हाथ में है, जिसको आप हमेशा यूज कर सकते हो, राइट। अब फाइन मोटर स्किल्स में देखते हैं तो हैंड राइटिंग डिफिकल्टी हो रही है, मैनिपुलेशन डिफिकल्टी हो रही है, जिसमें कि कोई भी इक्विपमेंट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेंसिल पे ग्रिप नहीं बन रहा है जिसकी वजह से लिख नहीं पा रहे हैं, तो ना फॉर्म कर पा रहे हैं वर्ड, ना इक्वल स्पेसिंग हो पा रही है, ना साइज की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इसके साथ आती हैं। डिस्ग्राफिया के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो जिन बच्चों में आप ये सारी चीजें देखोगे
तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोर और लेस दैट स्टूडेंट और दैट लर्नर इज सफरिंग फ्रॉम डिस्ग्राफिया। अब देखो टीचर का जानना क्यों जरूरी है। अगर टीचर इन सारी डिसेबिलिटीज को जानेंगे, उनके पॉइंटर्स को जानेंगे कि इनमें क्या दिक्कत होती है, तो उस बच्चे को वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और उसी हिसाब से वो अपने लेसन प्लान को मॉडिफाई करके उस बच्चे को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो इंक्लूजन की हम बात कर रहे हैं वो तभी आएगा जब एक फ्यूचर टीचर को सारे डिसेबिलिटीज के बारे में पता हो, तभी जाकर के हम इंक्लूजन कर सकते हैं। अदरवाइज जब हमें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, हम इंक्लूड किसको करेंगे। तो ऐसे में बच्चे जो है जिनको ऐसी दिक्कत है वो बच्चे पीछे छूट जाते हैं। तो उनका समावेश हो सके इसके लिए आज एक टीचर को ये सारी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं डिस्कैलकुलिया की तरफ। जैसे कि ध्यान भी दे रहे हो आप कि वर्ड ही कहीं ना कहीं ये आइडिया दे रहा है कि ये क्या है। तो डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो एक नॉर्मल कैलकुलेटिव माइंड कैसा होता है कि वो फटाफट से जो भी ऑपरेशन है मैथमेटिकल टूल्स ये कर रहा है, लेकिन एक डिसकैलकुलिक माइंड किस तरीके से देखेगा इन ऑपरेशंस को, हैज़ार्ड मैनर में। उसको नहीं समझ में आएगा कि कैसे प्लस हो रहा है, कैसे माइनस हो रहा है। आपको अगर ध्यान में हो तो जो तारे जमी पर मूवी थी उसमें ईशान को ये नंबर्स बहुत परेशान करते थे, उसे समझ नहीं आता। तो कहीं ना कहीं उसको ये प्रॉब्लम था कि वो कैलकुलेट चीजों को नहीं कर पा रहा था, उसको बी और डी बनाने में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा था, राइट। तो ये बस एक तरीका है समझने का कि यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में हमें देखने को मिलता है कि ऐसी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं और जिसपे कि हम ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि ये नॉर्मल कंफ्यूजन है, पर जब ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए तो दैट केस इज डिसकैलकुलिया। और जैसा कि नाम बार बार मैं कह रही हूँ कि नाम सजेस्ट कर रहा है डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा किस में है, बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन सबसे ज्यादा है मैथमेटिक्स में। तो जब मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन है तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मैथमेटिक ऑपरेशंस में, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है मैथमेटिक के क्लास में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, वहां पे सबसे ज्यादा ये उभर के आएगा। तो जो मैथ्स पेडागोजी पढ़ाने वाले हमारे फ्यूचर टीचर हैं इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि आपको अपने बच्चे में ये चीज ध्यान से देखना है कि कहीं उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो प्रॉब्लम्स कैसी हैं, तभी आप जाकर के इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसी हिसाब से उसको टीचिंग एड की मदद से समझा पाओगे। आप भी अपना परफॉर्मेंस बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailybites.in पर। Go there, boost your performance a level up with Daily Bites. Now moving to dystopia. Dystopia एक ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं कहेंगे, डिसेबिलिटी है जहाँ पे जो माइंड है वो अलग ही टेंजेंट पे है, उसका एक क्लैरिटी नहीं है। उसका डिस्टोपिया का अपोजिट है यूटोपिया, जिसको हम कहते भी हैं कि तुम एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहते हो, फेरी टेल वर्ल्ड, जिसमें कि हम बहुत ही सारी चीजें अच्छी अच्छी देख रहे हैं। तो ग्रीन ग्रीन, हैप्पी हैप्पी, ब्लूमिंग ब्लूमिंग सब कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग इज पिंक, एवरीथिंग इज ग्रीन, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये जो डिस्टोपिया है यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा है उसको हर चीज वो थोड़ा लो लेवल पे ले जाता है, उसको उदासीन भाव उसमें सबसे ज्यादा आ जाता है। सबसे अच्छा शब्द डिस्टोपिया को समझने का यही है कि बच्चा जो है वो एक्टिविटी उसकी कम होगी और वो उदासीन भाव का होगा। तो अगर आप सबकॉन्शियसली उसको देखो तो वो ये देखो, एक यूटोपियन चाइल्ड है, अगर उसने ड्रॉ किया तो वो कैसा करेगा, और एक डिस्टोपियन चाइल्ड वो कैसे ड्रॉ करेगा, सेम चीज को वो किस तरीके से देखेगा। ये अजीब तरीके का है, कुछ अच्छा कंफर्ट वाली फीलिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसके मेंटल स्पेस में वो कंफर्ट नहीं है। तो जब वो पेंट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है तो भी उसको वो कंफर्ट वाली फीलिंग उसकी पेंटिंग के थ्रू भी जाहिर नहीं हो रही है, राइट। तो डिस्टोपियन इज समथिंग लाइक डिप्रेशन। एक मोटा मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन जैसा शब्द हम यूज कर सकते हैं डिस्टोपिया के लिए, जहाँ पे कि जो बच्चा है वो उसके दिमाग में वो सोशली आइसोलेटेड है, ज्यादा बात नहीं कर रहा है और खुद में खोया खोया रह रहा है, उदासीन भाव का है। तो ये सारे सिम्टम्स है डिस्टोपिया के। नाउ मूविंग टू डिस्मॉर्फिया, खुद को बहुत अच्छे से नहीं देख पाना, समझ पाना, या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी शेप्स में प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं भी है तो मेंटल स्टेट में हमारे एग्जिस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अरे मेरा नाक सही नहीं है, तो मेरा चेहरा सही नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम अपने आप को उसी तरीके से देखते हैं, इज दिस मी काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे आता है बार बार। और डिस्मॉर्फिया इज ऑल्सो लाइक, देखो डिस्मॉर्फिया मॉर्फोलॉजी क्या हम कहते हैं, आउटर
जितना भी आउटर फिजिकल अपीयरेंस है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो डिस्मॉर्फिया इज लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं बॉडी के मॉर्फोलॉजी से, बॉडी का जो आउटर फिजिकल अपीयरेंस है उसमें प्रॉब्लम है, तो दैट इज डिस्मॉर्फिया, जिसकी वजह से वो लर्निंग को भी बाधित कर रहा है। डिस्मॉर्फिया जब भी जैसे हाथ में उंगलियों का ना होना, में भी बाई बर्थ उंगलियां चिपकी हुई हैं, ऐसा कुछ है तो बच्चे को दिक्कत हो रही है लिखने में, राइट। तो दैट इज अ केस ऑफ डिस्मॉर्फिया। नाउ मूविंग टू डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक मेडिकल डिसऑर्डर है, जो मोटर मेडिकल कंडीशन है जिसमें मोटर डिसऑर्डर होता है, और जिसका ये होता है प्रॉब्लम कि वो बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बॉडी नहीं करता है, तो सोशल और बिहेवियरल स्किल्स भी बहुत पुअर हो जाते हैं, क्लमजीनेस आता है, यहाँ वहां गिरते पड़ते रहेंगे, क्योंकि जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है, वहां पे जो एक्शंस है वो कंट्रोल में नहीं है, तो क्लमजीनेस आता है, जिसका असर स्कूल में परफॉर्मेंस पे पड़ता है, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, पोस्चर में डिफॉर्मिटी है। तो ये सारी चीजें जो है ये डिस्प्रैक्सिया को डिफाइन करती हैं कि ये डिस्प्रैक्सिया है। आप जब भी ऐसे देखोगे कि बच्चा प्रॉब्लम में है, इस तरीके की चीजें शो कर रहा है, तो मोर और लेस ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिस्प्रैक्सिया। नाउ आप देखो कि इस चीज को ध्यान में रखना, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया, इन सब में अक्सर हाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो डिसलेक्सिया इज डिफिकल्टी इन स्पेसिफिकली रीडिंग, डिस्प्रैक्सिया इज कि बॉडी के फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स काम नहीं कर रहे हैं, डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं हो रहे हैं, और डिस्ग्राफिया की राइटिंग से प्रॉब्लम हो रही है। तो रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये इसके डिफरेंस है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉइंटर्स लिखने हैं तो लिखिए, और नहीं तो इनको बिल्कुल एज इट इज ध्यान में रखिए। बहुत ज्यादा ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए और एज इट इज रट लीजिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही सवाल रहते हैं। स्पेसिफिक सम डिसऑर्डर स्पेसिफिक इन राइटिंग, डिफिकल्टी जो हो रही है राइटिंग में, तो ऑप्शन में ये 4 दे देगा, आपको चुनना है, तो वहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ग्राफिया वर्ड रिलेटेड है, ग्राफ बनाना राइटिंग से, तो डिस्ग्राफिया इज आंसर। तो ऐसे करके ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ मूविंग टू एडीएचडी, कि एडीएचडी से भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। एडीएचडी इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकता, बिल्कुल उसका यही है कि वो टिक के बैठ ही नहीं सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दैट इज द अदर थिंग, लेकिन वो हमेशा ही बैठेगा नहीं, और उसका जो अटेंशन है किसी भी चीज पे बहुत कम टाइम के लिए है, वो इधर उधर भटकते रहता है, उसका अटेंशन स्पैन भी वैसे ही है, भटकते रहता है। तो देखो बच्चे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आते आते ऐसा होता है उनमें, जब छोटे होते हैं तब ये चीज होती है, लेकिन यही चीज बहुत ज्यादा दिन तक है, वो एक्टिवनेस, वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा दिन तक है, तब उसको हम कहते हैं एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। लास्ट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब ये ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें ओसीडी भी आता है, एंजाइटी आता है, डिप्रेशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आता है। नाउ ऑटिज्म एक ऐसा चीज है जो कि हमें बार बार देखने के लिए मिलता है। ऐसा मानते हैं कि लगभग हम 10 to 9% हर एक पर्सन जो भी है वो सब ऑटिस्टिक होते हैं, लेकिन जब वो उस स्पेसिफिक पॉइंट के बाद बढ़ता है तब उसको हम ऑटिज्म का नाम देते हैं। तो ऑटिज्म के बहुत सारे साइंस है, वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अगर आपका लर्नर कभी ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो मोर और लेस वो ऑटिज्म से ग्रसित है, तो उसको उसी हिसाब से टीचिंग एड प्रोवाइड करना, उसी हिसाब से उसको हेल्प प्रोवाइड करना एक जिम्मेदार टीचर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। उस टाइम पे इस चीज को समझ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को इतना खास मानते हुए डिस्कस करते हैं, और लगभग हर टेट के पेपर में इससे रिलेटेड सवाल होता ही होता है। नाउ मूविंग टू ADHD, ऑटिज्म एंड एस्परजर सिंड्रोम, इन सब में कहीं ना कहीं एक रिलेशन है, और रिलेशन के साथ साथ डिफरेंसेस भी हैं, और अक्सर हाँ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ADHD जो है यूजुअली स्कूल में स्पॉट हो जाता है, IQ जो है नॉर्मल हो सकता है। ऑटिज्म भी एकदम अर्ली ऑनसेट पे पता चलता है, मतलब कि बच्चा जो है छोटा है तभी पता चल जाता है ऑटिज्म का, जो नॉर्मल ऑटिज्म है उसका IQ थोड़ा लो होता है, लेकिन देखो ADHD में IQ नॉर्मल है,
और ऑटिज्म में एक चीज और है कि बच्चा हो सकता है कि लो आईक्यू का हो लेकिन किसी एक चीज में अच्छा हो, ये भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड। और ऑटिज्म वाले बच्चे जो होते हैं इनको वर्बल प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ा सा एंटी सोशल टाइप होते हैं। एंटी सोशल एज इन कि वो बदमाशी नहीं करते, एंटी सोशल की बहुत ज्यादा सोसाइटी से मिलते जुलते नहीं है, वो खुद में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और एस्परजर सिंड्रोम कुछ ऐसा है कि जैसे ऑटिज्म हम अर्ली ऑनसेट पे समझ सकते हैं, ये लेटर ही समझ में आता है। हाई रेंज ऑफ आईक्यू देखने को मिलता है, लैंग्वेज का कोई डेफिसिट नहीं है, इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही कम टाइम इनको प्रॉब्लम होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और जो क्लम्जीनेस है वो भी इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ये एक रिलेशन है इन तीनों में और इन तीनों के डिफरेंसेस हैं, इनको ध्यान में रखिए। ये बहुत सारे सुपर टेट में पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। नाउ मूविंग टू इमोशन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो जो इमोशन से हमारे जुड़े हुए डिसऑर्डर होते हैं उसमें आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम ओसीडी भी कहते हैं, फोबियाज, डिप्रेशन, सोशल विड्रॉल। तो अब देखो ये जो जितनी भी चीजों की हम बात कर रहे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप सोशली विड्रॉ कब होते हो? तब होते हो जब आपको ये लगता है कि मेरे फीलिंग्स कोई नहीं समझ पाएंगे, या फिर मैं किसी को समझा नहीं सकता या सकती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तब आप खुद को अलग कर लेते हो। जब आप डिप्रेस होते हो तब आपकी इच्छा नहीं होती किसी से बात करने की। जब हम फोबियाज के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से डर है, तो डर है तो उनसे हम दूर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास की सराउंडिंग से भी दूर रहेंगे। तो ये देखो इतने सारे चार मेजर बेसिक जो फोबियाज हैं वो है आपके स्क्रीन पे। नेचुरल फोबियाज, फिर इन एनिमल से रिलेटेड फोबिया, सिचुएशन से रिलेटेड फोबिया, और म्यूटिलेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड फोबिया भी होता है। तो इन सारी चीजों में आप ये देख पाओगे कि अगर ऐसा फोबियाज है तो आप उससे दूर रहना चाहोगे। तो वहां के एरिया के आसपास जो लोग हैं, जो चीजें हैं, उन सबसे जब दूर रहोगे तो अपने आप क्या होगा कि इमोशंस यहाँ इन्वॉल्व है। डर लग रहा है तो डर एक इमोशन है, तो वहां पे आप जब रहोगे नहीं तो चीजें आप करोगे नहीं और सोशली विड्रॉ हो जाओगे। एंड लास्ट इज ओसीडी, जिसको हम सफाई से ज्यादा जोड़ के देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा साफ करने पसंद करता है, चीजों को अरेंज करके रखना चाहता है, उसको भी बोलते हैं। तो ये किस लिए है? वो इमोशन से रिलेटेड है कि मैं बिखरी हुई चीजें नहीं देख पाती, मुझे तुरंत साफ करना है, मुझे तुरंत ये सारी चीजें साफ करनी है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Now moving to anxiety disorder in children, what we have observed till now कि ऐसे बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। बेड वेटिंग यानी कि रात में या दिन में कभी भी जब वो अनकॉन्शियस मोड में होते हैं, सबसे ज्यादा रात में देखने को मिलता है कि ये बेड पे ही सुसु कर देते हैं, ये वाली भी प्रॉब्लम होती है। सोशली विड्रॉ रखते हैं खुद को, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम यानी हकलाते हैं वो, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इन दोनों में ये देखो ऑडिटरी यानी सुनने से रिलेटेड है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है मे बी, और विजुअल रिलेटेड डिसऑर्डर कि विजुअली भी चैलेंज्ड हो सकते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो हमने कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात की है, जिसमें है डिसलेक्सिया, रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्ग्राफिया, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्टोपिया, एवरीथिंग सीम्स ऑफ यानी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग आ रहा है। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया यानी बॉडी शेप से रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया यानी फोनीम रिलेटेड प्रॉब्लम, फोनीम रिलेटेड यानी कि बोलने से बाधित हो रहे हैं, वो सारी चीजें हैं। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं चल रहा है, तो क्लमजीनेस वाला जो सिचुएशन था वो है। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे हैं और बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, टिक के बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो कॉग्निशन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ है ये डिसऑर्डर भी। तो ये सारे डिसऑर्डर हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिए। एंड दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.